प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों मेरा नाम अनीला है और आप सबका भी कोई ना कोई नाम होगा। किसी का पिंकी, राकेश, सोनू, मोनू, निवेदिता, संगीता, है ना। तो हम सबके माता पिता ने हमारे नाम लिखे हैं और ये जो नाम हैं इनको हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहा गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगी कि संज्ञा क्या है और इसके कितने भेद हैं। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का नाम, जैसे मैं, आप, हमारे जो नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसी वस्तु का नाम, वस्तुएं होती हैं जो निर्जीव होती हैं, जिनमें जान नहीं होती। किसी भी स्थान का नाम यानी किसी भी जगह के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी भाव, उसके नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। भाव से तात्पर्य या भाव से अर्थ यह है कि जो हमारे मन के भाव होते हैं, जैसे प्यार, घृणा, मिठास, नफरत, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके 3 भेदों की बात करते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन तीनों भेदों को अलग अलग करके इस प्रकार से समझते हैं। सबसे पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यदि मैं आपका नाम लूं, जैसे राहुल, सरिता, मुकेश, संगीता, मीनाक्षी, तो बच्चों आप लोग अपने आप में विशेष हैं। अर्थात आपकी शक्ल सूरत का कोई और इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए आप विशेष हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी प्रकार से विशेष स्थान, जैसे जालंधर, अमेरिका, भारत, गंगा नदी, राजस्थान, आगरा, ये सभी जो हैं ये विशेष स्थान हैं। इनके जैसा कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए यह सभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं। आइए अब इसको कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपने आप में एक विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आप सबका नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा उदाहरण, गंगा नदी को देव नदी भी कहा जाता है। बच्चों, गंगा नदी भारत की एक पवित्र नदी मानी जाती है और अपने आप में विशेष है, इसलिए यहाँ पर गंगा नदी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। इसके साथ ही तीसरा उदाहरण देखिए। कल मैं अपने परिवार के साथ आगरा ताजमहल देखने गया। बच्चों, इस वाक्य में 2 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, पहला आगरा और दूसरा ताजमहल। क्योंकि दोनों ही जो शब्द हैं वो विशेष हैं, इसलिए यह दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण, श्री लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और अपने आप में बहुत विशेष थे। इनके समान कोई दूसरा नहीं था, इसलिए यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही एक हिस्सा है। इसके साथ साथ अगला उदाहरण है तिरंगा। ये हमारे भारत के झंडे का नाम है, भारत के ध्वज का नाम है, इसलिए यह भारत की पहचान है और अपने आप में विशेष है, इसलिए तिरंगा शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तीसरा शब्द है श्री गुरु नानक देव जी। ये भारत के एक महान पुरुष हुए हैं, महान आत्मा हुए हैं, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए कार्य किया और सिख धर्म के पहले गुरु के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ये भी अपने आप में विशेष हैं, इसलिए हम इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखते हैं। तो बच्चों, संज्ञा का दूसरा जो भेद है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ।
दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की बात नहीं हो रही, बल्कि जो भी चीज़ हम लेते हैं उसके जैसे और बहुत सारे व्यक्ति हैं या बहुत सारे स्थान हैं या उसी नाम की बहुत सारी वस्तुएं हैं, इसीलिए हम इसे संपूर्ण जाति मानते हैं। और जहाँ पे जाति का बोध हो, वर्ग का बोध हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। इसको मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहती हूँ। पहला उदाहरण है, गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत होता है। बच्चों, यहाँ पर जो गुलाब का फूल है वो दुनिया में एक तो है नहीं, गुलाब बहुत सारे होते हैं, गुलाब की बहुत सारी जातियाँ होती हैं, इसलिए गुलाब और फूल जो हैं ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, पर्वतों की खूबसूरती मन को मोह लेती है। बच्चों, पर्वत हमारे देश में बहुत हैं, पर्वत इस संसार में बहुत हैं, अर्थात पर्वत एक नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है। इसलिए यहाँ पर पर्वतों की भी बहुत सारी श्रेणियाँ पाई जाती हैं, तो हम पर्वतों को भी जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही रखते हैं। इस प्रकार पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। बच्चों, परिवार शब्द जो है वो केवल एक नहीं है, हमारा भी परिवार है, आपका भी परिवार है, और इस संसार में जितने भी परिवार हैं वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह अपने आप में विशेष नहीं है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ और उदाहरण जो मैं आपको जातिवाचक संज्ञा के दूंगी, जैसे कि शेर। शेर शब्द जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि शेर की बहुत सारी जातियां होती हैं। अगला उदाहरण है डॉक्टर। डॉक्टर बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। इसके साथ ही अंगूर। अंगूर भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसे भी हम जातिवाचक संज्ञा में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार बेटा जो बहुत सारे होते हैं वो जातिवाचक संज्ञा का हिस्सा होते हैं। आगे आती है बेटे भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, दशा, भाव आदि के नाम को प्रकट करे, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात भाववाचक संज्ञाएं वो संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, जिनका चित्र नहीं बना सकते, जिनको देख नहीं सकते, तो वे केवल हमारे मन के भाव होते हैं। और इन भावों को और शरीर की अवस्थाओं को, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी संज्ञाएं जो हैं ये भाववाचक संज्ञा के बीच में शामिल होती हैं। उदाहरण के लिए, शंकर सदा सच बोलता था। यहाँ पर सच शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सच को हम देख नहीं सकते, सच को हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, इस प्रकार के जो गुण हैं, वो केवल भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आ सकते हैं। इन्हें हम भाववाचक संज्ञा में ही शामिल करते हैं। अगला उदाहरण बेटे इस प्रकार है, आम की मिठास ही उसे फलों का राजा बनाती है। यहाँ बच्चों जो मिठास शब्द है, उस शब्द के नाम की कोई लड़की नहीं है, कोई इंसान नहीं है। वो जो शब्द है, उस मिठास शब्द को हम केवल अनुभव करते हैं, यानी जब हम आम खाते हैं तो हमें महसूस होता है कि इसमें मिठास है, हम उसे देख नहीं सकते, तो मिठास भी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार बुढ़ापे में इंसान अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता है, तो बुढ़ापा जो है वो एक अवस्था है शरीर की, इसे हम केवल अनुभव करते हैं। बुढ़ापा नाम की कोई लड़की या लड़का नहीं है, यह केवल एक अवस्था है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। अन्य उदाहरणों में सर्दी, यह भी भाववाचक संज्ञा है जो महसूस की जाती है। बचपन हमारे शरीर की अवस्था है, इसलिए यह भी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार जवानी, यह भी भाववाचक संज्ञा का ही एक हिस्सा है।
तो इस प्रकार बच्चों, आज आपने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करती हूँ आज का यह विषय आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।